प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर की पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में लाइंस के एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स जो लाइंस की हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लाइन से रिलेटेड बेसिक करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए जिस बेसिक की हमें जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। अगर हम बात करें कि अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा है, ब्रीफली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पढ़ा है, यानी कि एक्स वाई प्लेन जिसको आप बोलते हैं कि एक्स वाई प्लेन के बारे में आपने पढ़ा है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपने पढ़ा है। और कोऑर्डिनेट प्लेन में जैसे एक्स वाई प्लेन में हम किस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम किस तरह से किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा जैसे कोई भी पॉइंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन जैसे एक्स वाई लिख लेते हैं या x1 y1 लिख लेते हैं। इसी तरह से कोई पॉइंट है क्या उसको x2 y2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो क्वाड्रेंट्स हैं, जो 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अगर हम आगे बात करें तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है और सेक्शन फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कंटेंट है, इसको आप कवर कर चुके हो। अब हम इसी कड़ी में प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं और लाइंस की रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री और एल्जेब्रा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा के कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो फिगर है वो है स्ट्रेट लाइन। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली जो एक्सरसाइज 10.1 है इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्लोप ऑफ लाइन से ही रिलेटेड रहेंगी। तो समझते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन का मीनिंग क्या है। यहां पे प्यारे बच्चों, कोई भी लाइन है, अगर हम एक्स एक्सिस के साथ बात करें तो वो 2 एंगल बनाती है। अगर हम किसी भी लाइन की बात करें, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ये ओरिजिन। जैसे हम एक ही लाइन प्लॉट करते हैं तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल बना रही है। एक तो ये वाला एंगल, इसको अगर हम थीटा माने, और एक ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा हमारा 180 माइनस थीटा।
क्योंकि टोटल एंगल कितना होगा 180 होगा। यानी कि ये जो लाइन है इसने जो एंगल बनाए हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जिनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बात अगर करें हम यहाँ पे जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा है वो बनाया गया है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल made by the line in the positive direction of x axis। मेरे बच्चों देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस की, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इनकी रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो हमारी क्लॉक है उसकी सुई इस तरह से चलती है और ये हम इस तरह से चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा क्या है हमारे पास? थीटा जो है वो है एंगल जो कि लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाया, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन is the angle made by the line with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise। तो इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन और रिप्रेजेंट करते हैं इसको थीटा से। किस तरह से जो लाइन है वो इंक्लाइंड है विद x-axis। अब ये हमारे पास हमें थीटा मिल गया। अब बात आती है स्लोप लाइन की, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहां पे हम कह सकते हैं if theta is the inclination of a line, अगर थीटा इंक्लाइनेशन है लाइन का, देखो थीटा इंक्लाइनेशन है लाइन का, ये कहने से कितनी बात कही गई कि जो थीटा है वो उस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेड है और कैसा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देन टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा या टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। रिपीट करें कि इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ a line, then tangent of the inclination, tangent of the inclination, तो टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन क्या है हमारा थीटा, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन यानी कि टेंजेंट थीटा, तो यही हमने लिखा है। देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको हम ग्रेडियंट ऑफ द लाइन भी कह देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास स्लोप निकालने के लिए यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है। यानी कि अगर हमें स्लोप निकालनी है और हमें इंक्लाइनेशन पता है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा टेंजेंट थीटा। मींस आपके पास कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा 1/√3।
तो ये उस लाइन की स्लोप होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पे एंड इट इज डेनोटेड बाय एम, जो स्लोप है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है तो एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि एम की वैल्यू आ गई 1/√3। तो स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास, तो लाइन की स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक सूत्र मिल गया कि लाइन की स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे। अगर थीटा हमें इंक्लाइनेशन पता है तो टेंजेंट थीटा निकाल देंगे, वही लाइन की स्लोप होगी। तो स्लोप मतलब किस तरह से ढलान क्या है, क्या ढलान है, किस तरह से लाइन झुकी हुई है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। झुकाव, स्लोप मतलब झुकाव, लाइन का कितना झुकाव है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें इंक्लाइन ना देके कोई भी 2 पॉइंट अगर दे रखे हो तो हम स्लोप किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास इंक्लाइनेशन ना देके कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हो तो हम स्लोप किस तरह से निकालेंगे। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है। सपोज करें ये एक्स डैश वाई डैश और ये ओरिजिन, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसका एक पॉइंट P है हमारे पास x1 y1 और एक पॉइंट यहां पे Q x2 और y2 है। तो हमें इन 2 पॉइंट्स का पता है और हमें इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों पॉइंट्स हमें पता है और हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है। अब हम स्लोप लिखते कैसे हैं? एम। स्लोप का अभी तक हमें पता है कि टेंजेंट थीटा है। स्लोप ऑफ लाइन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। लेकिन हमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, थीटा के बारे में हमें नहीं पता है। थीटा की वैल्यू का नहीं पता हमें कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितने हैं, क्या डिग्री है, उसका हमें नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो है ये हमारे पास क्या होगी y1, और यहां से यहां तक जो है वो क्या होगा x1 ये वैल्यू और y1 ये वैल्यू, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास y2 होगी, y कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक क्या होगी x2। तो अगर हम इनको पॉइंट्स को नाम दे दें, यहां पे हम लिख देते हैं m n, और यहां पे p क्या हुआ आ चुका है, और यहां पे हम लिख देते हैं r। तो आप देखेंगे कि यहां पे, और ये मान लेते हैं कि इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। इंक्लाइनेशन मीन्स एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये एंगल मान लेते हैं थीटा। अब आप देखेंगे कि ये अगर थीटा है और हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ये इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, पी क्या वो आर तो यूज हो चुका है, एम एन यूज हो चुका है, तो यहाँ एल लिख देते हैं कि हमने ये पीएल जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, क्यू एल पी सिमिलर होगी किसके, क्यू एन आर की। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लिख दो चलो, इन राइट
एंगल ट्रायंगल कौन सी, ये लेते हैं क्यू एल पी, क्यू एल पी, क्यू एल पी। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा, जब हम बात करते हैं साइन कोस टेंजेंट की, पी बी पी एच एच बी, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज क्यू एल और बेस इज एल पी या पी एल, पी एल। अब आप देखिए यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस बात को कि प्यारे बच्चों यहां पहले इस पे आ जाओ, यहां से यहां तक, ओ से लेके ओ एम, ओ से लेके एम तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, x1 के, और ओ से लेके एन तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ओ से लेके एन तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, x2 के। यानी कि यहां से यहां तक तो ये x1 है, और यहां से और यहां तक ये x2 है। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक, m से n तक, यहां से यहां तक ये सारा x2 है, ये x1 है। तो ये जो mn है, mn कितना बचेगा, मान लो ये यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक 6 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। तो अब यहां पे हमारे पास ON तो है x2 और OM है x1, तो mn कितना हो जाएगा, mn आ जाएगा हमारे पास ON माइनस OM, यानी कि x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास mn है, लेकिन mn तो किसके इक्वल है, PL के इक्वल है, mn और PL इक्वल है, यानी कि ये x2 माइनस x1 के इक्वल है। यहां से तो PL की वैल्यू आ गई, PL। अब क्या हुआ पे आ जाओ प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक ये किसके इक्वल है, y1 के, और ठीक इसी तरह से यहां से यहां तक ये किसके इक्वल है, y2 के। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इसको यहां तक ले आए ना, तो NL हमारे पास y1 के इक्वल है, और NQ यहां पे ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के लिए लिखा था, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं। तो NL हमारे पास किसके इक्वल है, y1 के, और NQ ये हमारे पास y2 के इक्वल है। तो LQ किसके इक्वल होगा, या QL किसके इक्वल होगा, QL ये सारा तो हमारा y2 है, यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना बचेगा, ठीक इसी तरह से QL हमारे पास कितना हो जाएगा, QL हो जाएगा NQ माइनस NL, तो QL हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखें, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, QL है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाई PL x2 माइनस x1। तो ये टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यानी कि हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करके है, ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास अब दो महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आ गए, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए कि अगर हमें थीटा दे रखा है तो स्लोप ऑफ लाइन, थीटा इंक्लाइनेशन है लाइन का, तो वो होगी टेंजेंट थीटा। और अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप ऑफ लाइन होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये दो महत्वपूर्ण आपके पास रिजल्ट आगे, फॉर्मूले आगे, जिनके बेस पे आप स्लोप ऑफ लाइन
कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 10.1 के लिए जो बेसिक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ पे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यहां तक हमने अभी तक दो महत्वपूर्ण रिजल्ट लिए हैं कि स्लोप ऑफ लाइन m that is equal to tangent theta where theta is the inclination of the line with inclination कह दिया तो इसका मतलब वो x एक्सिस के साथ ही है। दूसरा, जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन m है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये दो महत्वपूर्ण रिजल्ट आते हैं। अब इनकी इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है कुछ, जैसे थर्ड अगर बात करें कि टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो लाइन पैरेलल हुई तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। अगर दो लाइन की स्लोप इक्वल है तो वो जो लाइनें हैं वो कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होगी। स्लोप्स आर इक्वल मींस m1 दैट इज इक्वल टू m2। मैथमेटिकली अगर इसको लिखें, पूरे को मैथमेटिकली अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 इफ एंड ओनली इफ। ये किसके लिए सिंपल है, इफ एंड ओनली इफ क्या m1 इज इक्वल टू m2। m1 है फर्स्ट लाइन की स्लोप और m2 है सेकेंड लाइन की स्लोप। तो ये दो लाइन के पैरेलल से के लिए कंडीशन हमें मिल गई। ठीक इसी तरह से टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट of their slopes is equal to -1। दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। यानी कि मैथमेटिकली अगर लिखने की बात करें तो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी L2 पे, यानी कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 दैट इज इक्वल टू -1। तो अब यहां से देखो, इसको अगर आगे सोल्व करें तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाय m2 और m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 डिवाइड बाय m1। यानी कि हम परपेंडिकुलर के लिए कह सकते हैं कि वन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो यहां से समझे आप बात को, मान लो एक स्लोप है उसकी लाइन 2/3 है, तो इसके पैरेलल कोई लाइन हुई, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन हुई तो उसकी स्लोप भी कितनी होगी, 2/3 ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप तो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। मान लो किसी लाइन की स्लोप 2/3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 कब होगा, जब दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो कैसी होगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका साइन चेंज करेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि ये होगी। अब आप देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 2/3 इंटू -3/2, जब ये करेंगे इसको सोल्व तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक इसी तरह से एक लाइन की स्लोप 2 है तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप भी कितनी होगी, 2 ही होगी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल। ये देखो 2/1 है, 2 का मतलब 2/1, तो कितना बन जाएगा, 1/2। तो इस तरह से होगा। मान लो किसी लाइन की स्लोप -5/6 है
तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप भी कितनी होगी, -5/6। और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड जो स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में इनके बीच में रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप कितनी होगी, तो उसकी स्लोप क्या होगी। अब प्यारे बच्चों अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लाइनेशन कितना हुआ, 0 डिग्री, और स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 0 यानी कि 0 आ गया। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 0। आप इसको एक रिजल्ट के तौर पे भी ले सकते हो। यहां पे हम लिख सकते हैं 5th पॉइंट में कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू 0। तो उस लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक इसी तरह से अगर एक और केस की बात करें, यहां से अगर एक और केस की बात करें कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। यहां पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दोनों एक ही बात है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो ऐसे होगी, कहीं भी हो सकती है, यहां यहां यहां। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस। अगर वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगी, देन स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा क्या, थीटा देखो पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल 0 है, लेकिन थीटा तो इंक्लाइनेशन है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ तो उसका एंगल 90 डिग्री हुआ, तो टेंजेंट 90 हमारे पास कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6th महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 7th, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में एंगल। हमारे पास दो लाइन है L1, एक है L1 और एक है L2। L1 की जो स्लोप है वो M1 है और L2 की जो स्लोप है वो M2 है, और लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एंगल बिटवीन देम। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2। आप चाहो तो M2 माइनस M1 भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो M2 माइनस M1 भी लिख सकते हैं, या M1 माइनस M2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड है, मोड में M1 माइनस M2 और M2 माइनस M1 से जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि दो लाइन है, उनके बीच में एंगल किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी स्लोप्स क्या है, यानी कि वो कितनी झुकी हुई है, तो उस बेस पे हमारे पास एंगल डिसाइड होगा। अब सपोज करो, देखो हमारे पास अगर हम इसको ले, ये हमारे पास एक लाइन है,
इसने ये एंगल बनाया और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, इसका एंगल ये है। यहाँ पे इसको अल्फा 1 मान लेते हैं और ये हमारे पास ये अल्फा 2 मान लेते हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में ये एंगल थीटा हुआ। तो ये एंगल इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि ये अल्फा 1 और अल्फा 2 कितना है। अगर ये थोड़ा और उधर होता, ये थोड़ा और उधर होता, तो फिर ये और इस तरह से हो जाता, या थोड़ी सी और, मतलब ये डिपेंड करेगा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू क्या है। और अल्फा 1 और अल्फा 2 से ही हमें स्लोप मिलेगी। यानी कि स्लोप किस पे डिपेंड कर रही है, जो इंक्लाइनेशन है इन दोनों लाइनों के उस पर डिपेंड कर रही है। और इन दोनों के बीच में एंगल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों लाइनों के स्लोप पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा है हमारे पास m1 माइनस m2, इसका मोड लेंगे हम डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। आप चाहो तो m2 माइनस m1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ m1 माइनस m2 और मोड ऑफ m2 माइनस m1 सेम ही होगा, क्योंकि मोड से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। अगर नेगेटिव आता भी है तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। देखो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 तो इक्वल नहीं होते, लेकिन 2 माइनस 3 का मोड और 3 माइनस 2 का मोड ये तो इक्वल हो जाते हैं। ये तो नीचे तो सेम ही है, 1 प्लस m1 m2 दोनों में। तो आप चाहो तो m1 माइनस m2 की जगह पे m2 माइनस m1 भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स टू प्रूव 3 पॉइंट्स कोलिनियर। हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे हो। सपोज करो हम 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ए, बी और सी, इनको हमें कोलिनियर दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से स्लोप निकाल देंगे बीसी की, स्लोप ऑफ बीसी, ये इक्वल आ जाएगी। अगर ए बी की स्लोप और बीसी की स्लोप इक्वल आ गई, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू बीसी। अब देखो ए बी तो बी सी, यहां से ये ए बी और ये बी सी, ऐसे तो हो नहीं सकता, बी तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बी, तो ऐसे किया तो पैरेलल ही रहने, तो ऐसे ही चलेगा, यानी कि एक लाइन पे होगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बट पॉइंट बी इज कॉमन, पॉइंट बी इज कॉमन, सो ए बी सी आर कोलिनियर। तो प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि 3 पॉइंट्स को अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो स्लोप निकाल दो ए बी की, स्लोप निकाल दो बी सी की या ए सी की, तीनों में से कोई सी भी दो। आप ए बी की, बी सी की या ए सी की भी निकाल सकते हैं। तो 2 स्लोप निकाल दी, उनको इक्वल दिखा दो, फिर वहां पे बता दो कि ये पॉइंट कॉमन है। क्योंकि पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे होंगे, यानी कि ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 के लिए बेसिक। आप इस बेसिक को अच्छी तरीके से अगर कर लेते हैं तो एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।